नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की परीक्षा के संबंध में हम लोगों ने जो अभ्यास सीरीज चलाई है, जिसमें हम लोग 40,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे सिलेबस का रिवीजन और 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, आज क्लास है हम लोगों की पॉलिटी, और पॉलिटी की क्लास नंबर है 6। पॉलिटी में भी काफ़ी आगे आ चुके हैं हम लोग, काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो ये पॉलिटी की क्लास नंबर 6 है। इसके पहले 5 क्लासेस हो चुकी है, सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, जाके चेक कर सकते हो। अब मैं कुछ चीज़ें बता दूं यहीं पर, उसके बाद शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको सभी कुछ करवा रहा था, धीरे धीरे साइंस भी हो गया, साइंस के तीनों पार्ट हो गए, और यूपीजी के भी हो गए, सभी कुछ। मैंने सोचा है कि सबसे पहले मैं हिस्ट्री में एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न तीनों, ठीक है, उसके बाद पॉलिटी, और आपका जियोग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड। खासकर वर्ल्ड जियोग्राफी में मैंने कुछ सोचा हुआ है कि कैसे करवाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं करवाना, ठीक है। और उसके बाद यूपीजी के इन 4 सब्जेक्ट को मैं पहले खत्म करूं, समझिएगा, इन 4 सब्जेक्ट को पहले खत्म करूं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, यूपीजी के। उसके बाद साइंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, ये वाला, और जो आपका स्टैटिक पोर्शन आता है ये बाद में, मतलब पहले मैं इनको निपटा दूं क्योंकि ये मेजर पार्ट है। अगर इन्हीं को अच्छे से कवर कर लिया तो आपके अच्छे खासे नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो मेरी बात आप समझ गए। और क्योंकि हिस्ट्री में थोड़ा सा एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न थोड़ा सा डेप्थ में भी आता है, जियोग्राफी में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी तो चली रही है बढ़िया, और यूपीजी के, तो इन चारों को अच्छे से कवर कर लें ताकि ज़्यादा बर्डन ना रहे। तो इन चारों को जैसे ही समाप्त होता है उसके बाद ये स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये हमारा टाइम टेकिंग ज़्यादा प्रोसेस में नहीं होगा और आराम से सब चीज़ें कवर भी हो जाएंगी। तो ये कैसा है आप लोग जरूर बताना कि इसके लिए आप लोग तैयार हो कि नहीं, क्योंकि साइंस इसी वजह से मैंने रोक दी थी, पहले मैं चारों को निपटाऊं, ठीक है। तो खैर, आज पॉलिटी की क्लास है, क्लास नंबर 6। तो शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो पॉलिटी क्लास नंबर 6 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न, और देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। पिछले टर्न पे हम लोगों ने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को थोड़ा सा खत्म किया था, ठीक है। और आज मौलिक कर्तव्य के बारे में थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। तो मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है, तो इसके लिए, हालांकि ये 2022 लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में, और इसको समाप्त करने से पहले कुछ चीजें हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। देखिए, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो पहले तो ये मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में क्या था? नहीं था। तो आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो ऑप्शन में 0 कभी कभी आ जाता है, तो भैया 0 टिक करना है। क्यों? क्योंकि मूल संविधान में ये था ही नहीं, बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये जोड़ा गया। और कितने जोड़े गए थे? तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में 11 है। तो 11वां कौन सा है? 11वां है आपका जो कि जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। समझिएगा, जो 10 मूल कर्तव्य थे जी जोड़ दिए गए 42वें के तहत, और जो 11वां मूल कर्तव्य था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। बात करेंगे अभी आगे। फिर जब जोड़ दिया गया तो इसको भाग रखा गया भाग 4A में, क्योंकि सब आर्टिकल जोड़ दिए गए 51A, ठीक है। तो भाग पूछेगा और आर्टिकल पूछेगा, तो इन भाग और इन आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अब ये जोड़े गए तो किसके तहत जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत। स्वर्ण सिंह समिति के तहत जोड़े गए। अब समझिएगा, इस समिति ने बोला क्या था, थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे। इस समिति ने बोला था 8 मौलिक कर्तव्य जोड़िए। इस समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ने की बात कही थी? 8 मौलिक कर्तव्य, लेकिन फिर बाद में 10 जोड़ दिए गए थे। क्लियर है? अगर पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य प्रभावी हुए, ये तो जोड़े गए ना। मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर क्या हुए थे? प्रभावी हुए थे।
तो आपको टिक करना है CR ईरानी समिति, CR ईरानी समिति। तो ये एक और समिति थी, इसी समिति के तहत क्या हुए थे, मौलिक कर्तव्य प्रभावी हुए थे। तो आपको अच्छे से पढ़ना है कि क्या पूछा गया है, लागू पूछा गया है कि प्रभावी पूछा गया है। लागू पूछेगा तो सरदार सरोवर सिंह समिति कई लोगों ने पढ़ा है, लेकिन अगर पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य किस समिति के तहत प्रभावी हुए थे या किस समिति की सिफारिश पर प्रभावी हुए थे, और अगर ऑप्शन में CR ईरानी समिति है तो इसी को टिक करना है। क्लियर है। उसके बाद बात कर लें थोड़ा सा और कि जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य की प्रकृति कैसी है, मौलिक कर्तव्य की प्रकृति कैसी है, तो ये अवादी योग है। मतलब इसका हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जैसी कोई सुविधा नहीं। जैसे मौलिक कर्तव्य क्या है, वाद योग है, उसका हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाया जा सकता है, लेकिन इनमें जाया नहीं जा सकता। और मौलिक कर्तव्य का पालन भारतीय नागरिक की नैतिकता है। ठीक है, तो क्या है, ये नैतिकता है। बस कभी कभी स्टेटमेंट आ जाता है तो ये याद कर लेना है। क्लियर है। उसके बाद एक पॉइंट याद करना है आपको कि एक स्टेटमेंट है क्या, कि मूल कर्तव्य पूछेगा, ये बताइए कि मूल कर्तव्य को शोपीस तथा मृत अक्षर के समान बताया है। शोपीस या मित्र अक्षर के समान किसने बताया है, तो RC लाहौटी ने ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, तो कभी कभी स्टेटमेंट से आ जाता है तो ये स्टेटमेंट याद रखना। उसके बाद एक पॉइंट और याद करना है कि 1998 के करीब, समझिएगा 1998 के करीब क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश हैं, कौन, जगदीश वर्मा। तो जगदीश वर्मा के नेतृत्व में एक वर्मा समिति बनी, वर्मा समिति। तो आपसे पूछेगा कि वर्मा समिति किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, यानी में से कोई नहीं, तो मौलिक अधिकार से संबंधित है वर्मा समिति। इस वर्मा समिति ने बोला क्या, इस वर्मा समिति का कुछ पॉइंट, जैसे एक पॉइंट था कि जो मूल कर्तव्य है, समझिएगा यहां से क्वेश्चन आता है कि वर्मा समिति के निम्नलिखित क्या क्या तथ्य थे, क्या क्या बातें थी। तो अगर ऐसा आ जाए तो ध्यान रखना है कि मूल कर्तव्य का प्रसारण, इन्होंने क्या बोला था कि भाई मूल कर्तव्य का प्रसारण रेडियो पर हो, टीवी पर हो। ठीक है, रेडियो टीवी पर मूल कर्तव्य का प्रसारण होना चाहिए। अब 1998 में बोला, तो 1998 में क्या था कि 11 मूल कर्तव्य थे, तो 11 के 11 का प्रसारण होना चाहिए। उसके बाद बोला गया कि 3 जनवरी को, क्या 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस मनाना चाहिए, मूल कर्तव्य दिवस मनाना चाहिए। उसके बाद एक दो पॉइंट और बोले गए, जैसे तीसरा पॉइंट है शायद कि जो जो सभी सरकारी प्रकाशन है, सरकारी प्रकाशन है, उनमें भी मूल कर्तव्य छपे होने चाहिए, मूल कर्तव्य छपे होने चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि जो बचपन में आपने किताबें अगर सरकारी वाली देखी हो, सरकारी स्कूल वाली, तो सरकारी स्कूल की किताबों में सबसे लास्ट पन्ने पर मूल कर्तव्य लिखे रहते थे। ठीक है, तो वो क्यों लिखे रहते थे, इसी समिति की सिफारिश पर लिखे रहते थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको याद होगा अगर आपने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है तो सरकारी स्कूल की किताबों के पीछे मूल कर्तव्य अच्छे से लिखे रहते थे। क्लियर है, तो बस इतनी चीज याद रखनी है। और 11 मूल कर्तव्य हैं, कितने हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं, उनको आगे अभी देखते हैं। तो कुल मिला के इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब हमसे पूछा है कि मूल कर्तव्य नहीं है, इसका मतलब है कि 11 के 11 मूल कर्तव्य हमें क्रम से पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए, क्रम से। तो पहले आप देखिए कि अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास करना। तो पहली बात तो आप जब ऑप्शन पढ़ोगे खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो अस्पृश्यता यहाँ पे कहीं भी बात नहीं की गई है। ठीक है, तो ये मूल कर्तव्य नहीं है, तो ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब लेकिन 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं वो पता होने चाहिए, तो देखो वो भी आप कहीं पे लिख लो बहुत ही अच्छे तरीके से। जो 11 मूल कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला मूल कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें, संविधान के संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करें, राष्ट्रगान का आदर करें। समझिएगा, मैं लिख दे रहा हूं, तो 2 मिनट लगेंगे। 11 के 11, संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान इनका आदर करें। यह पहला मूल कर्तव्य है।
अब नोट करके कहीं पर लिख लेना है कि भाई साहब कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कंफ्यूजन करने के लिए कि राष्ट्रीय गीत, जो राष्ट्रीय गीत है इसके आदर का प्रावधान नहीं है, राष्ट्रीय गीत के आदर का प्रावधान नहीं दिया हुआ है। तो कभी कभी अगर ऑप्शन में आया कि स्टेटमेंट वाइज कि राष्ट्रीय गीत का आदर करें तो भैया ये मूल कर्तव्य नहीं है। हाँ, केवल कॉलेज राष्ट्रगान का है, राष्ट्रीय गीत का नहीं है। क्लियर है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, जो स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले तत्व हैं उनको हृदय में संजोए रखें, मतलब उनका आदर करें, बस इतना। स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले तत्वों का आदर करें। ठीक है। तीसरा है देश की संप्रभुता अखंडता की रक्षा करें, संप्रभुता अखंडता की रक्षा करें। ठीक है। चौथा है देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, ये मौलिक कर्तव्य है। और अगर आह्वान किया गया तो भैया राष्ट्र हित में भी कार्य करें। ठीक है, राष्ट्र हित में भी कार्य करें। तो मैं बोल रहा हूं, अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो लिख भी लेना है। पांचवा है कि देश की मतलब संस्कृति को समझें और ऐसी व्यवस्था का त्याग करें जो महिलाओं के विरुद्ध हो। संस्कृति समझें और महिलाओं के विरुद्ध वाली जो संस्था है, महिलाओं के विरुद्ध संस्था का त्याग करें, मतलब यह संस्था या प्रथा का त्याग करें जो महिलाओं का विरोध करते हो। ठीक है, ये भी लिखा गया है। छठवां पॉइंट है कि भाईचारा और भावना बनाए रखें, देश में भाईचारा बनाए रखें। ठीक है, तो ये मैं छोटे छोटे पॉइंट लिख रहा हूं, किताब देखोगे तो बहुत बड़े बड़े पॉइंट लिखे हैं, मैं ऐसे पॉइंट लिख रहा हूं कि हाँ आप समझ जाओ केवल। सातवां में लिख दूं कि पर्यावरण की रक्षा करें, पर्यावरण की रक्षा करें, वन्य जीव, झीलें, नदियां, जो भी चीजें हैं उनका संरक्षण करें, झील, नदियां, इनका क्या करें, संरक्षण करें, गंदगी ना फैलाएं फालतू में। ठीक है। आठवां देख लेते हैं, मानववाद, मानववाद और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें, ज्ञानार्जन ऐसे लिख देता हूं, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नवा, संपत्ति की रक्षा करें, कौन, अपनी संपत्ति नहीं भैया, सार्वजनिक संपत्ति, जो सरकारी संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, उसकी रक्षा करें। आप अपनी संपत्ति की रक्षा तो कर ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कितने हो गए, 9 हो गए। 10वां है कि मतलब अपने व्यक्तिगत या सामूहिक प्रयासों से आगे बढ़ें, ऐसा लिख देता हूं, सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़ें, उत्कर्ष की ओर बढ़ें। अब ये तो वो 10 हो गए जो मूल जोड़े गए थे पहले। अब जो 11वां बाद में जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, इसमें क्या बोला गया, मतलब माता पिता का ये कर्तव्य है, क्या माता पिता का क्या है, ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दें, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं, उपलब्ध कराएं। ठीक है, तभी आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक आर्टिकल में जोड़ा गया जिसको आर्टिकल 21A बोलते हैं हम लोग। शिक्षा की बात तो इसमें भी की गई है। ठीक है, तो ये आपका मौलिक कर्तव्य पूरा समाप्त हो गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की एक एक पॉइंट जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होने थे वो मैंने सभी समाप्त कर दिए, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब अपने प्रश्नों पर चलते हैं आगे। हाँ, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में व्यक्ति की गरिमा को आश्वस्त करने की बात कही गई है। तो इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति की गरिमा को आश्वस्त करने की बात की गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक तथ्य के रूप में बिल्कुल नहीं, समानता के अधिकार बिल्कुल नहीं, उच्चतम हाईकोर्ट कहाँ से आ गया यहाँ पे, भाईचारा, भाईचारा का उद्देश्य भाईचारा बढ़ाएं, भाईचारा को आगे बढ़ाएं। अभी जो हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य पढ़े थे क्या, भाईचारे की भावना को बढ़ाते रहें, भाईचारे की भावना दिल में संजोए रखें।
बस वही चीज है, तो इस वजह से ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए, और देखो ये 22 में आया हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, राष्ट्रगान का सम्मान करें, बिल्कुल सही, राष्ट्रगान का है लेकिन राष्ट्रगीत का नहीं दिया हुआ। प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करें, बिल्कुल सही है। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, यह भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय महत्व स्मारकों स्थानों की रक्षा करें, गलत। राष्ट्रीय महत्व नहीं, पर्यावरण की रक्षा करें, वन्य जीव, झीलें, नदियों, इनकी रक्षा करें। राष्ट्रीय महत्व स्मारकों की रक्षा की बात नहीं की गई है, तो इस वजह से ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, जो जो पॉइंट मैंने कराए हैं बस उसी पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है, बुक पढ़ोगे तो बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है। चलिए आगे चलें। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा कथन सही है। ठीक है, देख लेते हैं। तो पहला है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो ये बिल्कुल सही है, 10 को जोड़े गए थे। उसके बाद सेकंड नंबर है कि वर्ष 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य सूची में सम्मिलित किया गया जो कि 11वां था, बिल्कुल सही। 11वां जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, सिंपल है, तो दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002। देखो 2020 में आया और 2021 में आया, लेटेस्ट है। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। संथानन नहीं है, सा समिति नहीं है, प्रशासनिक सुधार नहीं है। स्वर्ण सिंह समिति है, एक वर्मा समिति है और एक CR ईरानी समिति है। ये 3 समितियां मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में स्वर्ण सिंह ही आती है। ठीक है, कभी कभार रेयरली हो गया जो CR पूछ लेता है, वरना स्वर्ण सिंह समिति ही पूछी जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। तो देखते हैं। देश की रक्षा करें, राष्ट्र की सेवा करें, ये तो बिल्कुल सही, साफ साफ मैंने लिखवाया है। हमारी संस्कृति, सामाजिक संस्कृति को समझें, परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, बिल्कुल सही। संस्कृति आ गई तो संस्कृति को समझने की बात है, और इसी पर मैंने लिखवाया था कि ऐसी संस्था या ऐसे चीजों का त्याग करें जो महिलाओं के विरुद्ध हो, है ना, तो ये भी सही है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, बिल्कुल सही, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। ग्राम पंचायतों के बारे में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है ये बोलना है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करें और ऐसी भावना का विकास करें जिससे उत्कर्ष की ओर बढ़ें, अभी मैंने करवाया है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, बिल्कुल सही है। संविधान का पालन करें, संविधान को माने, बिल्कुल सही है। संविधान की रक्षा करें, ये बिल्कुल सही है। और आम चुनाव में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है, ऑप्शन इज द राइट, है ना, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, परंपरागत रूप से भारत की संसद में शून्यकाल का प्रारंभ होता है। लेटेस्ट क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। तो देखिए शून्यकाल क्या है। शून्यकाल देखिए होता क्या है कि संसद में ये पार्ट है, और संसद में संसद की प्रक्रिया, क्या संसद की प्रक्रिया का ये पार्ट, जैसे संसद की प्रक्रिया का उल्लेख पहले तो 118 आर्टिकल 118 में है। अब इसमें पहली प्रक्रिया है प्रश्नकाल, जिसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पढ़ा होगा तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, और ये टाइम होता है 11 से 12 बजे। अब इसके बाद क्या होता है, फिर आता है शून्यकाल, सेकंड नंबर पे शून्यकाल। और शून्यकाल का समय होता है 12 से शून्यकाल। अब शून्यकाल में है क्या, तो शून्यकाल पहिया पहले तो कहीं भी ये संसदीय प्रक्रिया में इसका उल्लेख नहीं है, ये केवल भारतीय मीडिया द्वारा दिया गया शब्द है। ये 1962 में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। शून्यकाल में होता क्या है कि जब कोई भी सांसद है किसी भी सूचना के लिए, मतलब कभी भी कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। जैसे प्रश्नकाल में क्या है कि प्रश्न पूछने का एक तरीका है, लेकिन शून्यकाल में क्या है, कभी भी कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, मतलब बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न पूछ सकता है, बस यही चीज है। तो क्या बोला गया है कि शून्यकाल प्रारंभ होता है तो 12 बजे, ऑप्शन सी इज द राइट, 12 से 1, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें और उन्हें क्रमबद्ध रूप में लिखें या क्रमबद्ध रूप से रखें। देखते हैं। विधि, विधेयक, प्रस्ताव, अधिनियम। अगर हम कोई भी कानून पास कराना चाहते हैं क्या होगा, पहले तो प्रस्ताव रखा जाएगा ना, संसद के किसी भी सदन में या लोकसभा में, राज्यसभा में, जैसा भी कोई भी विधेयक हो, जो भी प्रस्ताव हो, अलग अलग प्रस्ताव है, तो पहले तो प्रस्ताव आएगा,
समझिएगा कैसे सॉल्व करना है, हमको नहीं पता है विधेयक अधिनियम क्या क्या होते हैं। अब प्रस्ताव पास होगा अलग अलग तरीके से, और जब राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा, राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर देगा तो क्या होगा, वो कानून बन जाएगा। कानून का मतलब विधि बन जाएगा। विधि मतलब कानून, कानून मतलब विधि, एक ही तो बात है ना। तो विधि बन जाएगा मतलब ए, इसका मतलब है 3 से शुरू होगा और 1 पर खत्म होगा। बीच में मुझे नहीं पता, तो 3 से शुरू 1 पर खत्म, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, बस अगर आपको आ रही है चीजें तो कर सकते हो, पूरी तरीके से नहीं आ रही है तो बिल्कुल ये लॉजिक लगा सकते हो। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। भारत के संविधान में दी गई विषय सूचियों में उन विषयों पर जो किसी सूची में सम्मिलित नहीं है कौन कानून बना सकता है। देखिए मैंने आपको जब पढ़ा रहा था, शायद दूसरी क्लास थी, जिसमें मैंने अनुसूची बताई थी। तो अनुसूची में मैंने कई सूचियां बताई थी, जैसे संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, एक है संवर्ती सूची और एक है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची जो थी, ठीक है, ये अवशिष्ट सूची की बात कर रहा है। क्यों? जिनका उल्लेख अवशिष्ट सूची में जो भी विषय है इनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है, ना संघ में, ना राज्य में, संवर्ती में, इसको रख दिया गया है अवशिष्ट सूची में। और अवशिष्ट सूची का उल्लेख आर्टिकल 248 में है। ठीक है, अब 248 में है। और अवशिष्ट सूची में अगर आपसे विषय पूछता है कौन कौन से हैं, तो एक विषय याद रखना है साइबर क्राइम, साइबर क्राइम, और एक विषय याद रखना है सेरोग्रेसी, सेरोग्रेसी, जिसको किराए की कोख भी कहा जाता है, किराए की कोख। तो ये 2 प्रमुख विषय हैं जो अवशिष्ट सूची के हैं। ठीक है, और इन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? संघ का है, केंद्र का है, संघ या केंद्र का है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन एक संसदीय कमेटी नहीं है? लोक लेखा समिति या लोक लेखा कमेटी, सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी, आकलन कमेटी या अनुदानों की मांग की कमेटी। तो देखो, अनुदानों की मांग की कमेटी ये संसदीय नहीं है। लोक लेखा, सार्वजनिक उद्यम और आकलन, आकलन को ही बोला जाता है प्राक्कलन, ये तीनों समिति जो कमेटियां हैं ये संसदीय है। अब जब ये संसदीय है तो इनके बारे में डिटेलिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो देखते हैं पहले लोक लेखा, सार्वजनिक उद्यम और आकलन या प्राक्कलन, तीनों के बारे में देख लेते हैं पहले। ठीक है, समझिए अच्छे से। लोक लेखा समिति, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताने वाला हूं। ठीक है, समझिए। इस समिति का जो गठन होता है ये होता है 1921 में। अब होता है 1921। इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का नेता। इस अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है वो करता है स्पीकर, मतलब लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये बेसिक चीज हो गई। अब इस समिति में सदस्य कितने होंगे ये भी तो जानना जरूरी है, ये भी पूछा जाता है। तो सदस्य जो होंगे, एक होंगे लोकसभा के, LS लिख देता हूं, एक होंगे राज्यसभा के, RS लिख देता हूं। ठीक है, जो लोकसभा के होंगे वो 15 सदस्य होंगे और राज्यसभा के होंगे 7 सदस्य होंगे। इसका मतलब है कुल सदस्य कितने हैं? 22 सदस्य। तो लोक लेखा समिति भैया 22 सदस्यों वाली होती है। कार्यकाल अगर आपसे पूछे कार्यकाल, तो कार्यकाल भैया होता है 1 वर्ष का। काम क्या है? तो कैग की रिपोर्ट की जांच करना, कैग के द्वारा जो संसद के पटल पर जो रिपोर्ट रखी जाती है उसकी जांच करना, कैग की रिपोर्ट की जांच करना, इसका मुख्य काम है। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए लोक लेखा समिति के बारे में, बस इतना ही आपसे पूछा जाता है। आगे चलते हैं और अगला हम देख लेते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, अब ये प्राक्कलन समिति की विशेषताएं क्या क्या है? तो प्राक्कलन समिति का गठन होता है पहले तो 1950 में, और इसमें जो सदस्य हैं वो है 30, और सभी जितने भी सदस्य हैं सभी किसके हैं? लोकसभा के। जैसे लोक लेखा में क्या था, लोकसभा राज्यसभा अलग अलग डिवाइड थे, देखिए यहाँ 30 सदस्यीय समिति है प्राक्कलन और सभी लोकसभा के हैं।
और ध्यान रखना है, चाहे लोक लेखा समिति हो, प्राक्कलन समिति हो, मंत्रियों को शामिल नहीं किया जाता। मंत्रियों को मैं लिख देता हूं, मंत्रियों को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, सेम बाकी चीजें सेम है, जैसे कार्यकाल 1 वर्ष का। काम क्या है इसका, कार्य क्या है? तो भैया जब बजट पेश होता है, बजट, तो अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं। वो विभाग क्या करते हैं, पैसा मांगते हैं। पैसा मतलब अनुदानों की मांग करते हैं। तो भैया इसी अनुदानों की जांच करना कि उन्होंने जो मांगा है वो ठीक है कि नहीं, कि ओवर मांग लिया है कि बहुत ही कम मांग लिया है, क्या मैटर है, बस इसका काम करना है। ठीक है, तो बस इतनी चीजें पता हो गई। चलिए आगे चलते हैं। और एक समिति और थी जिसको हम लोगों ने सार्वजनिक देखा था, सार्वजनिक उद्यम समिति। इसके बारे में भी देख लेते हैं, तीनों समितियां कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा, इस समिति के बारे में एक प्रश्न आया था, वो मैं आपको पूछता हूं, अगर आपको पता अच्छी बात है, कि इस समिति का गठन किसकी सिफारिश पर हुई थी। ये पूछा गया प्रश्न था एक। तो याद रखना है, जो गठन हुआ था इसका, यह हुआ था 1964 में। किसकी सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो भैया कृष्णा मेनन, कृष्णा मेनन, कृष्णा मेनन की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। इसमें सदस्य कितने हैं, सदस्य कितने हैं? बिल्कुल सेम है लोक लेखा समिति। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा में 15, राज्यसभा में 7, टोटल 22 सदस्य। टोटल कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य। इस समिति में भी कोई भी मंत्री शामिल नहीं होगा और कार्यकाल सेम है, तीनों का कार्यकाल सेम है, 1 वर्ष, 1 वर्ष। और इसका काम क्या है? वही कैग के द्वारा जो उद्यमों के मामले की जो फाइल है उसकी जांच करना है, बस। ठीक है, क्योंकि उद्यम लगा हुआ है तो उद्यमों की जांच करना, किसके द्वारा? कैग ने जो रिपोर्ट बनाई है उसकी। क्लियर है? बस इतनी चीजें याद रखनी है। अब बाकी जो समितियां हैं बहुत ही छोटी छोटी समितियां हैं, है ना, और लगभग 24 से 25 विभागीय समितियां हैं, लेकिन पूछिए आपसे यही 3 जाती हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसको नए राज्यों की स्थापना की शक्ति प्राप्त की गई है, सॉरी प्रदान की गई है? अगर नए राज्यों का गठन करना है तो शक्ति किसके पास है? नए राज्यों की स्थापना करना है तो आपने पढ़ा है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या है कि भाई संसद कानून बनाकर भारतीय राज्यों की सीमा परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन, ये सब कर सकता है। कौन? संसद। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 2 के तहत। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहां पे ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। शून्यकाल का अर्थ क्या है? सत्र का प्रथम घंटा, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, जब काल के पूर्व का काल, सॉरी प्रश्नकाल के पूर्व का काल, या प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। तो मैंने बताया था पहला जो टाइम आएगा 11 से 12, ये क्या होगा? प्रश्नकाल। और अलग अलग प्रकार के प्रश्न, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। और जो सेकंड आएगा 12 से 1, ये होगा शून्यकाल, जीरो काल या शून्यकाल। ठीक है, तो प्रश्नकाल के बाद क्या है? सीधे शून्यकाल है। तो बस वही चीजें पूछी गई है। तो प्रश्नकाल के ठीक पश्चात मतलब ठीक बाद क्या है? ठीक बाद का काल शून्यकाल है। ऑप्शन डी इज द राइट। जितना एक्सप्लेनेशन है बस उसी से आगे प्रश्न है, ज्यादा डिटेल जानने की आवश्यकता नहीं है। अगला चलते हैं कि संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है। तो ये देखिए, आपने सुना होगा कि केंद्र की मंत्रिमंडल का मतलब है ये किसमें? मंत्रिपरिषद का ही तो एक भाग है, केंद्र की मंत्रिपरिषद। तो केंद्र की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। ये किसमें बोला गया है? आर्टिकल 75 थर्ड। ये आर्टिकल भी पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 75 थर्ड में बोला गया है, तो किसके प्रति? लोकसभा, तो मतलब विधायिका के प्रति। ऑप्शन सी इज द राइट। सिंपल है। नेक्स्ट,
अगला क्या कह रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है, मतलब संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है, या तो ये पता हो या संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है ये पता हो। तो भाई संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, मैंने आपको बताया था ब्रिटेन। किस किस देश से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना, ब्रिटेन से। और यहीं पर अगर पूछ ले कि संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो बताना है कनाडा, ठीक है, वाला प्रश्न। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। मतलब कहने का, इस प्रश्न का मतलब क्या है कि संसद, संसद का मतलब है केंद्र, केंद्र सरकार या संसद अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाता है या विधि बनाता है। ये किसमें बोला गया है, कौन सा आर्टिकल है, तो मैंने आपको अनुसूची 7, अनुसूची 7 जब बताया था, इसमें बताया था कि भी कौन कौन से आर्टिकल हैं जिसमें राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ठीक है। अगर आपने वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मैं आपको केवल ओरली बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा करवा चुका हूं। 249 आर्टिकल बताया था मैंने, इसमें क्या बताया था कि अगर राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दिया जाए तो फिर राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और राज्य विशेष महत्व या राष्ट्रीय महत्व घोषित कौन करेगा, राज्यसभा घोषित करेगी। क्लियर है। एक आर्टिकल बताया था मैंने 250, 250, 250 में क्या बताया था कि आपातकाल जब लागू हो तो आपातकाल के समय में राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। एक बताया था आर्टिकल 252, इसमें क्या बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक राज्य संयुक्त रूप से आवेदन करें या निवेदन करें तब राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और एक बताया था आर्टिकल 253, इस पर क्या बताया था कि अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौतों के समय राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। तो बस यही तो पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय समझौतों, संधि व समझौतों के समय, इसमें आर्टिकल 253, ऑप्शन डी इज द राइट। ये मैं पूरा आपको करवा चुका हूं, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, विधायी कार्य करने के लिए भारत के संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। आप समझिए अच्छे से, संयुक्त अधिवेशन मतलब संयुक्त बैठक। अब संयुक्त बैठक के बारे में चीजें आपको पता होनी चाहिए, मैं यहां बताता हूं। संयुक्त बैठक, इसका उल्लेख आर्टिकल 108 में है। पहली चीज, संयुक्त बैठकों का ये उल्लेख किसमें है, आर्टिकल 108 में। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ती है कि संयुक्त बैठक होती है, तो इसकी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन मैं बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं, कि मान लो लोकसभा राज्यसभा 2 सदन होते हैं, एक सदन विधेयक को पारित करते, एक सदन है कोई भी सदन कोई विधेयक को पारित करते और अगला सदन उसको पारित करने से मना करते, इस संबंध में संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है। दूसरी कंडीशन है, एक सदन विधेयक को पारित कर दे, अगला सदन उस पर कोई संशोधन करते अपनी मनमर्जी से, तब जो संयुक्त बैठक होती है। एक तीसरी कंडीशन है कि एक सदन विधेयक को पारित कर दे और अगला सदन 6 महीने तक उस विधेयक को कुछ भी ना करे, ना स्वीकृति करे कि भाई चलो ठीक है पास कर दिए, और ना मना करे कि भाई ये गड़बड़ है, कुछ भी ना करे 6 महीने तक। तब क्या होता है, अब एक सदन ये थोड़ी ना पूछेगा भैया हमारा विधेयक आपके पास रखा हुआ है बताओ क्या करना है उसका, कुछ नहीं पूछेगा, सीधे संयुक्त बैठक। तो ये 3 कंडीशन मुख्यतः होती हैं कि जब संयुक्त बैठक करवाई जाती है। अब समझिए बात, संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 किस देश के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये याद करना है, ठीक है। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। अब समझिए यहां पे लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा ठीक है, अगर लोकसभा अध्यक्ष ऑप्शन में ना हुआ तो लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष ऑप्शन में ना हुआ तो राज्यसभा का, समझिएगा, राज्यसभा का उपसभापति,
उप सभापति। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है इस वजह से मैं बता रहा हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही ऑप्शन में नहीं था। और राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का उपसभापति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऐसे प्रश्न आए थे। तो उस पर ज्यादातर लोगों ने क्या किया, या तो राष्ट्रपति किया था, या राष्ट्रपति या राज्यसभा का सभापति किया था। उपसभापति का किसी में दिमाग नहीं गया। लेकिन याद रखना है कि अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर मतलब उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति ये करता है अध्यक्षता। क्लियर है? लेकिन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता। या आहूत कौन करता है? आहूत भी शब्द आता है, तो आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर है? एक स्टेटमेंट और, संयुक्त बैठक में जो भी विधेयक होगा, तो जाहिर सी बात है दोनों विधेयक, संयुक्त बैठक होगी, उस विधेयक को पास करना होगा। वो विधेयक किस बहुमत से पास होता है? तो याद रखना है हमेशा हमेशा सामान्य बहुमत। किस बहुमत से? सामान्य बहुमत से पास होता है वो। कंफर्म हो गई ये चीजें? बस अब देखते हैं कि संयुक्त बैठक कब हो सकती है, कब नहीं हो सकती, अभी तक कितनी बार हुई है। याद रखना है संयुक्त बैठकों का आयोजन नहीं किया जाता। किसी भी कंडीशन, चाहे जितनी क्रिटिकल कंडीशन आ जाए, संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं हो सकता। क्या हो सकता? नहीं हो सकता। कब नहीं हो सकता? पहला, अगर धन विधेयक है तो इस विधेयक के लिए कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होगी। अगर संविधान संशोधन विधेयक है, संविधान संशोधन करना है अगर, संविधान संशोधन विधेयक है, तो इस विधेयक में कभी भी संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जाएगा। एक है महाभियोग, आर्टिकल 61, जब राष्ट्रपति को हटाते हैं महाभियोग द्वारा तो ये विधेयक पास होता है। इस विधेयक में भी कभी भी संयुक्त बैठकों का आयोजन नहीं हो सकता है। समझ गए? अब समझिए। अब मैंने बात की कि भाई संयुक्त बैठक कितनी बार हुई है। अभी तक संयुक्त बैठक बता रहे हो, तो संयुक्त बैठक कितनी बार हुई है? तो संयुक्त बैठक हुई है अभी तक 3 बार, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 बार हो चुकी है। कब कब हुई है समझना है। पहला हुआ है 1961 में। कौन सा विधेयक था? तो एक विधेयक था दहेज निरोधक, दहेज निरोधक अधिनियम या विधेयक। अध्यक्षता किसने की थी? अनंत शयनम अयंगर, लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर है? उसके बाद दूसरी बैठक हुई 1978 में, बैंकिंग सुधार विधेयक था कुछ, बैंकिंग सुधार विधेयक। हो सकता है ये सब चीजें आपको बुक में ना मिले, लेकिन प्रश्न जरूर मिलेंगे। और इसमें कौन अध्यक्षता कर रहा है? तो के एस हेगड़े। के एस हेगड़े ये क्या कर रहे हैं? ये अध्यक्षता कर रहे हैं, ये सब अध्यक्ष हैं। अब समझिएगा तीसरा पॉइंट, 2002, 2002 में क्या हुआ? पोटा, आतंकवादी निरोधक अधिनियम था कुछ, आतंकवादी निरोधक अधिनियम, पोटा बोलते हैं उसको। ठीक है? और इस समय अध्यक्ष नहीं थे, इस समय थे लोकसभा के उपाध्यक्ष। जैसा कि रूल है अध्यक्ष नहीं होता है तो उपाध्यक्ष करेगा। कौन थे? पीएम सईद, पीएम सईद नाम था, तो ये अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है? अब कुछ नोट करने वाली बात है। क्या? अगर आपसे पूछे कि भाई साहब ये बताओ, इन तीनों संयुक्त बैठक में एकमात्र व्यक्ति जो उपस्थित था, जैसे आपसे पूछता है कि गोल में सम्मेलन में, तीनों गोल में सम्मेलन में एकमात्र व्यक्ति जो गए थे तो बी आर अम्बेडकर, उसी प्रकार से तीनों बैठकों में, कौन सी तीनों बैठकों में? तीनों संयुक्त बैठकों में एकमात्र व्यक्ति जो मौजूद थे वो कौन थे? बहुत अच्छे से याद कर लेना है, बहुत अच्छे से आपको पता है, अटल बिहारी वाजपेयी, वाजपेयी। और एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट याद रखना है कि जैसे जैसे कभी कभार पूछ लेता है ऑप्शन में कि निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, जैसे बजट, बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है, बजट शब्द हम लोग बोल देते हैं लेकिन संविधान में नहीं लिखा हुआ। उसी प्रकार से संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान में नहीं है।
संयुक्त बैठक शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, ठीक है ना, शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। बस ये 2 पॉइंट याद रखना, पूरा कंसेप्ट क्लियर। तो फिलहाल हमसे प्रश्न क्या आया था, प्रश्न क्या पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी इज द राइट। लेकिन अगर डिटेलिंग पूछ लेगा तो आप आराम से बता सकते हो सब चीजें। अगला है सदन के एक सदस्य से स्पीकर बोलने को मना करते हुए दूसरे सदस्य को बोलने को कह सकता है, इसे कहा जाता है। सदन के एक सदस्य से स्पीकर बोलने को मना करते हुए, मतलब जैसे होता नहीं कि स्पीकर में आपने देखा होगा ओम बिरला जो है वो एक सदस्य को बोल देते बैठो बैठो, दूसरे सदस्य हाँ बोलिए, इसको बोलते क्या है, एक संवैधानिक भाषा में क्या बोलते हैं इसको, बस इतनी सी बात है, क्या देखना है, यील्डिंग द फ्लोर, क्या बोलते हैं, यील्डिंग द फ्लोर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। ठीक है, अब ये चीजें ज्यादा डिटेल नहीं है इसमें, बस इतनी याद रख लेना है कि यील्डिंग द फ्लोर बोला जाता है। अगला चलते हैं कि यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह, अगर मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर लोकसभा अध्यक्ष मौजूद नहीं है तो उसकी जगह उपाध्यक्ष आएगा, और अगर उपाध्यक्ष आया तो उसको कौन से अधिकार मिल गए हैं। तो पहला है लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकता है, बिल्कुल नहीं। सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकता है, नहीं। मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकता है, बिल्कुल सही। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं रखते, गलत है भाई, अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो ये भी गलत है। तो अगर याद रखना टाई, जैसे मैच टाई हो जाता है ना, इधर से भी बराबर इधर से भी बराबर, तो उस अवस्था में जो वोट करेगा लोकसभा अध्यक्ष करेगा, अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, ठीक है ना, तो वो वोट कर सकता है। और ये वोट होता है आर्टिकल 100 के तहत, आर्टिकल 100 के तहत। क्लियर है। नेक्स्ट, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। संसद में संसद आर्टिकल 79, आर्टिकल 79, और संसद में क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि संसद में राष्ट्रपति क्यों होता है, तो भाई लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी विधेयक पास होके राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब सिग्नेचर करता है तभी वो कानून बनता है। इसी वजह से राष्ट्रपति का मौजूद, संसद में मौजूद होना कंपलसरी है। ठीक है, तो कौन शामिल है, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, या राष्ट्रपति और दोनों सदन, तो ऑप्शन डी, राष्ट्रपति और दोनों सदन। दोनों सदन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर है। नेक्स्ट, कथन कारण, कथन कारण का क्वेश्चन आ गया है, पढ़ते हैं बहुत अच्छे से और फिर देखते हैं। राष्ट्रपति संसद का एक अंग है, बिल्कुल सही, संसद का एक पार्ट है। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति तीनों है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकते, बिल्कुल सही है। तो भाई राष्ट्रपति जब तक संसद में शामिल नहीं होगा, संसद का अंग नहीं होगा, तब तक वो सिग्नेचर नहीं करेगा, और सिग्नेचर नहीं करेगा तो कोई भी विधेयक कानून नहीं बनेगा। इसी वजह से वो संसद का एक अंग है, ये बिल्कुल सही है। तो कथन कारण दोनों सही है, दोनों स्पष्टीकरण है, ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर है। नेक्स्ट, लोकसभा राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। अभी गणपूर्ति क्या है, तो अगर सदन का संचालन करना है, सदन को चलाना है, तो कम से कम लोकसभा राज्यसभा में कम से कम गणपूर्ति संख्या कितनी होनी चाहिए, कुल सदस्यों का 1/10। तो कुल सदस्यों का 1/10 है, तो वो बढ़िया से सदन चल सकता है, ऑप्शन सी। और बस इतना याद रखना है, गणपूर्ति लोकसभा राज्यसभा में 1/10 है, और इसका उल्लेख आर्टिकल 103 में है। क्लियर। नेक्स्ट, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। मतलब संघीय संसद, संघीय संसद का मतलब है कि संघ मतलब केंद्र, भैया केंद्र जो है वो राष्ट्र सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। कब, मैंने आपको 4 कंडीशन बताई, उसके अलावा तो बताया नहीं। ठीक है, पढ़ लेते हैं। तो पहला है अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए, अंतरराष्ट्रीय समझौते आर्टिकल 253, ये बता चुके हैं, बिल्कुल सही है। इसमें वो राष्ट्र सूची जो है, राष्ट्र सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकती है। संबंधित राज्य की सहमति से, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्य सब सहमत हो उनके आधार पर, तो 252 में ये बोला गया है, ये भी बिल्कुल सही है।
राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने की अवस्था में बिल्कुल सही। जब राष्ट्रपति शासन लगता है या आपातकाल लगता है तब भी राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करे, बिल्कुल सही। जब विशेष महत्व घोषित कर दिया जाए किसी विषय को या राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दिया जाए तब राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और राष्ट्रीय हित या राष्ट्रीय महत्व घोषित कौन करेगा? राज्यसभा 2/3 बहुमत से। ये भी मैंने बताया था, ऑप्शन 4 में बिल्कुल सही है, आर्टिकल 249 के तहत। तो यही 4 पॉइंट मैंने बताया था, इसका मतलब है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो संसद की बैठक वैसे मैक्सिमम 3 बार हो सकती है, लेकिन मिनिमम कम से कम बोला है तो कम से कम 2 बार हो सकती है। क्यों? क्योंकि अधिकतम 2 बैठकों के मध्य 6 माह का गैप हो सकता है, 6 माह का गैप। ठीक है, अब जब 6 माह का गैप हो सकता है तो 6 माह करके 1 साल तो हो ही गए, तो 1 साल में कम से कम 2 ही हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब कोई विधेयक संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया है तो लेकिन उस विधेयक को रोक सकता है कौन? राष्ट्रपति। कौन रोक सकता है? राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति की होती है वीटो पावर। और इस वीटो पावर का उल्लेख आर्टिकल 111 आर्टिकल 111 वीटो पावर किसमें है? राष्ट्रपति की वीटो पावर का उल्लेख आर्टिकल 111 में है। ठीक है, अब वीटो कितने प्रकार के? तो वीटो होते हैं 4 प्रकार के, लेकिन भारत में कितने हैं? भारत में 3 है, समझिएगा। अब वीटो कौन कौन से हैं? पहला होता है विशेषित वीटो। मैं बोल रहा हूं, जो आने वाली चीजें वो लिखवा दूंगा। पहला होता है विशेषित वीटो, विशेषित वीटो, और ये वीटो भारत में नहीं है। ठीक है, दूसरा है अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो में क्या होता है? संसद अगर पारित विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से मना कर दे कि वह सिग्नेचर नहीं करेंगे तब अत्यंतिक वीटो वो यूज करता है। ठीक है, विशेषित वीटो ये भारत के पास नहीं है, ये राष्ट्रपति के पास अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो ये भारत के पास नहीं है। तीसरा है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, इसमें क्या होता है कि संसद अगर विधेयक पारित कर दे, पास कर दे, राष्ट्रपति एक बार स्वीकृति देने से मना कर दे, जब मना कर देगा तो वो विधेयक वापस भेजा जाएगा। और जब वापस भेजा जाएगा तो जो सदन होगा वो क्या करेगा? वो थोड़ा सा संशोधन करके फिर भेज देगा। अब फिर क्या होगा? अगर सेकंड बार भेजा गया, दूसरी बार आपने पढ़ा होगा, अगर सेकंड बार भेजा गया तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। तो निलंबनकारी सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है। चौथा है पॉकेट वीटो, या इसी को जेबी वीटो बोलते हैं। ये क्या होता है कि भाई जेब में रख लेना, मतलब विधेयक आया उसको जेब में रख लेना, फिर कुछ ना बताना ना कुछ कहना कि भाई हम फेल कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, वापस लौटा रहे हैं, कुछ ना कहना। और सदन भी ये नहीं कह सकता कि भैया राष्ट्रपति साहब हमने आपको वहाँ भेजा था, कहाँ क्या हुआ उसका। ठीक है, तो ये कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो ये होता है जेबी वीटो, मतलब अनिश्चित काल तक अपने पास रख लेना। बस एक एक पॉइंट याद रखना है और ये नाम याद रखने हैं, अत्यंतिक, निलंबनकारी, जेबी। अब जो आने वाले प्रश्न है वो देखो, इसमें क्या आ सकता है। अब तक कितनी बार वीटो पावर का यूज हुआ है? अब तक वीटो पावर का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 3 बार। आपने बुक में 1 बार जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, अगर नॉर्मल बुक पढ़िए तो, लेकिन 3 बार हुआ है। कौन कौन सा? देखो, 1954 में कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने पेप्सू नामक एक विधेयक था, इस पर प्रयोग किया था क्या? अत्यंतिक वीटो। कौन सा प्रयोग किया था? अत्यंतिक वीटो। सेकेंड है
1986, ये जरूर पढ़ा होगा, यानी जैल सिंह। जैल सिंह विधेयक कौन सा था? ये डाकघर विधेयक था, कोई डाकघर विधेयक था। इस पर प्रयोग किया था क्या? पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। तीसरा है 2006 में कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे कलाम साहब हैं। इन्होंने क्या किया था? लाभ के पद का कोई विधेयक था, लाभ के पद का कोई विधेयक, और इन्होंने प्रयोग किया था निलंबनकारी। तो कुल मिला के भारत में 3 ही वीटो प्राप्त हैं और 3 ही वीटो एक एक बार यूज हो चुके हैं। 3 वीटो प्रयोग हुए हैं और 3 हुए हैं संयुक्त बैठकें, है ना। तो 3-3 आज 3 का कॉम्बिनेशन ज्यादा चल रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए आगे चलें। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। मतलब विधान परिषद, देखो विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है वर्तमान में देखा जाए तो। कौन कौन? कौन कौन है? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है वर्तमान में। विधान परिषद का गठन करना है, समापन करना है। तो अब यहाँ पे समाप्ति की बात कर रहा है, तो राज्य विधानसभा, भाई विधानसभा तो होगी होगी, हर राज्य में होती है। तो राज्य विधानसभा के संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा इसको समाप्त किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब जब आगे आने वाले चैप्टर्स में विधान परिषद, विधानसभा आएगा, मंत्रिमंडल आएगा, राज्य की बात करेंगे, तो उसमें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। अब ये लेखानुदान होता क्या है? पहली चीज आपको याद रखनी है, लेखानुदान का उल्लेख आर्टिकल 116 में है, 116 में है। लेखानुदान होता क्या है कि अगर कोई मंत्रालय, समझो अगर बजट, जो बजट है ये पास ना हुआ हो किसी कारणवश, और कोई मंत्रालय को पैसे की जरूरत हो, क्या हो, किसी मंत्रालय को पैसे की आवश्यकता हो, तो इस मंत्रालय ने जितनी भी राशि मांगी है उसका 1/6 भाग पहले प्रोवाइड किया जाता है, पहले दिया जाता है। कैसे देंगे? संचित निधि से, भारत की संचित निधि से। और भारत की संचित निधि का उल्लेख आर्टिकल 266 में है। मेरी बात समझ गए? अगर बजट पास ना हुआ हो लेकिन मंत्रालय को अर्जेंटली जरूरत हो, तो जितनी भी राशि उसने मांगी है उसका 1/6 भाग पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाता है वित्त वर्ष के प्रारंभ में। कैसे? संचित निधि से। संचित निधि आर्टिकल 266 में इसका उल्लेख है, उसी से प्राप्त दे दिया जाता है। बस इसी को लेखानुदान कहा जाता है। तो बोला गया है निश्चित अवधि के लिए भारत संचित निधि से धन निकालने के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। मेरी बात समझ गए? बस ये भाषा याद रखोगे, आराम से चीजें मिल जाएंगी। आगे चलें। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? जो संयुक्त बैठक, अब संयुक्त बैठक तो बहुत ही डिटेल्ड में हम लोग देख चुके हैं। संयुक्त बैठक संविधान संशोधन में नहीं हो सकती, वित्त विधेयक में नहीं हो सकती, किसमें होती है? साधारण विधेयक में होती है। ऑप्शन सी। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं, केवल और केवल साधारण विधेयक में संयुक्त बैठकों का आयोजन होता है, आर्टिकल 108 के तहत। क्लियर है? नेक्स्ट, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। अब संसद के अधिकारी का मतलब क्या है? संसद किससे मिलकर बनी होती है? लोकसभा से प्लस राज्यसभा से प्लस राष्ट्रपति से। तो भाई इनके जो अधिकारी होंगे वही संसद के अधिकारी हैं। जैसे लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अधिकारी है, लोकसभा का महासचिव लोकसभा का अधिकारी है, लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा का अधिकारी है, राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का अधिकारी है। जैसे सभापति आ गया, उपसभापति आ गया, ये सभी राज्यसभा के हैं। ठीक है, अध्यक्ष आ गया, उपाध्यक्ष आ गया, जैसे ये अध्यक्ष है, ये उपाध्यक्ष है, तो ये लोकसभा के अधिकारी हैं। तो भाई ये सभी राज्यसभा और लोकसभा के अधिकारी हैं जो कि टोटल संसद के अधिकारी में आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और ये बात समझ गए? ठीक है, चलिए आगे चलें। ओके, तो हमारे सभी प्रश्न यहाँ पर होते हैं समाप्त। एंड आज क्लास थी पॉलिटी की,
पॉलिटी में हम लोगों ने कुछ अलग ही चीज़ें देखी आज, ठीक है। क्लास नंबर 6 थी आज, बहुत ही अच्छे से कवर किया, एक एक प्रश्न को अच्छे से देखा और थोड़ा सा डिटेलिंग में भी हम लोग गए सब में, ठीक है। बस इतना ही कवर करना है। आप जो भी पढ़ रहे हो अपने नोट्स वगैरह या किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, वो पढ़ते रहो और इसको देखते रहो प्रैक्टिस के तौर पे, बस काम हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी बताना। और मैंने जो बताया है कि पहले मैं हिस्ट्री कवर करूँगा, मैंने जो शुरुआत में बताई थी, क्या बताया था कि भाई पहले मैं हिस्ट्री और पॉलिटी, जियोग्राफी और यूपीजी के, पहले मैं इन 4 सब्जेक्ट को निपटाऊं, उसके बाद फिर साइंस और इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स और जो भी स्टैटिक पोर्शन आता है ये सभी निपटाऊं। हिंदी को मैं शुरू कर रहा हूँ, हिंदी की क्लास आपको जल्द मिलेगी। हिंदी को मैं शुरू कर रहा हूँ बहुत ही बेसिक तरीके से, और हिंदी की स्ट्रेटेजी बता देंगे, घर में पढ़ना है तो कैसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।